हेलो बच्चों, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। बहुत सारे बच्चों का कई दिनों से मुझे ये मैसेज भी आ रहा था। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में तकाजा कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग कि सर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाइए। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत दिन इसके बारे में सोचते सोचते और इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में लग गए। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफ़र काफ़ी डिटेल होने वाला है। काफ़ी इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं। उन सब चीज़ों को कवर करते हुए हम आएंगे फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की तरफ। क्योंकि बेटा वो चीज़ें अगर आपको आप बेसिक अगर वो चीज़ों को वो आपके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर आप उनको कवर नहीं करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन, और फिर उसको बैलेंस करना तो आप भूल ही जाइए। तो इस वीडियो को देखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं आपके। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको जो है ना आई बटन पे मिल जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पे उन प्री रिक्विजिट्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो हमको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्री रिक्विजिट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के लिए। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बैलेंस करना क्यों है। तो बैलेंस करना क्यों है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम किसी भी केमिकल प्रोसेस के को अगर हम ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द number of atoms of reactants should be equal to number of atoms of the number of atoms of reactants should be equal to the number of atoms of products in a given chemical process or reaction. To the number of atoms of products in a given chemical process or reaction. जब हम इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो खैर ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज ये है कि जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे सामने आता है वो है रिएक्टेंट्स के नेम्स, रिएक्टेंट नेम्स और उनके फॉर्मूले लिखने में, और प्रोडक्ट नेम्स उनके फॉर्मूले लिखने में। ये चीज में हम अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन सही नहीं होता, हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सही नहीं होती। तो वो चीज को हम अगर करेक्ट करना है तो हम इसको थोड़ा सा मैटर ऑफ द फैक्टली लेकर चलेंगे, रादर देन हरी भरी में सीखने के बजाय बिल्कुल सुकून से हम एक एक चीज को सीखेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे रिएक्टेंट के नेम और फॉर्मूले, प्रोडक्ट के नेम और फॉर्मूले। तो सबसे पहले
रिएक्टेंट के नेम्स से उनके केमिकल फॉर्मूले हमको आ जाने चाहिए, और फॉर्मूले यूनिट हमको आना चाहिए, और प्रोडक्ट में भी जो फॉर्मूले बन रहे हैं नेम्स से हमको फॉर्मूला यूनिट आना चाहिए। तो फॉर्मूला यूनिट कैसे आएगा, तो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो बोर्ड प्रिपरेटरी एग्जाम में जो हमको एक क्वेश्चन आया था, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अपना भैया आयरन सल्फेट है, देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा आयरन सल्फेट है। तो ये आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या है वो मालूम करना है। फिर हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हम को लिखना है सबसे पहले। ये जो इक्वेशन हमको मिली है यहाँ पे, दिस इक्वेशन और स्टेटमेंट इज कॉल्ड वर्ड सॉरी दिस इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमको सिर्फ क्या मिला है, रिएक्टेंट्स के नेम्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट के नेम्स हैं। तो हमको ये नहीं पता कि आयरन सल्फेट कितने केजी आयरन सल्फेट हीट होकर कितने केजी आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है, हमको नहीं पता। तो उसके लिए एक आसान रास्ता केमिस्ट लोगों ने ये निकाला, केमिस्ट ने ये निकाला कि वर्ड इक्वेशन नहीं लिखना है, उससे आसान है हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, केमिकल रिएक्टेंट्स हैं, और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके हम क्या करेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फॉर्मूले में जो भी केमिकल हमारा बन रहा है, जैसे कि आयरन सल्फेट है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का हम एक सिंबल लिखेंगे। जैसे कि आयरन का सिंबल होता है Fe, और सल्फेट आयन क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उसका सिंबल होता है SO4। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला यूनिट FeSO4 आयरन सल्फेट का। तो आप पूछेंगे सर FeSO4 क्यों लिखे, सल्फर का तो हमने सुना है कि -2 है चार्ज, और आयरन का हमने सुना है कि +2 भी होता है, +3 भी होता है। अब जब स्टेबल कंडीशन में है और ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आयरन का चार्ज जो है +2 है यहाँ पे, और सल्फेट का चार्ज है -2। तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो FeSO4 होगा। कोई भी चार्जेस जो है ना क्रिस क्रॉस नहीं होंगे, कोई चार्जेस एक्सचेंज नहीं होंगे, कोई नंबर्स एक्सचेंज नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से आप इसको FeSO4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला यूनिट हो गया। फॉर्मूला यूनिट बना कैसे, देखिए फॉर्मूला यूनिट बना कैसे। फॉर्मूला यूनिट बना, Fe का चार्ज है +2, सल्फेट का चार्ज है -2। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ क्रॉस हुए तो SO4 का 2 आयरन को गया और आयरन का 2 SO4 को गया। अब क्योंकि दोनों को 2 और 2 है, दोनों को हमने 2 से आयरन सल्फेट का 2 जाएगा आयरन को और आयरन का 2 जाएगा सल्फेट को। तो जब ये नंबर और ये क्वांटिटी जब इक्वल होगी, तो हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिखेंगे नहीं सबस्क्रिप्ट के तौर पे, एज अ सबस्क्रिप्ट हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, FeSO4 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, FeSO4। वहीं ये हमारा आ गया आयरन सल्फेट। चलो अभी आगे देखते हैं। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या है,
आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 बहुत ज्यादा हीट होने के बाद क्या होगा, एयर में बहुत ज्यादा हीट होने के बाद ये बनाएगा Fe3 प्लस वाला, Fe3 प्लस वाला और O-2 वाला। तो ये क्या होगा, 2 जाएगा आयरन को और 3 जाएगा ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से इट विल फॉर्म Fe2O3। ठीक है, तो आई एम रबिंग दिस नाउ, वाइपिंग ऑफ दिस थिंग फ्रॉम हियर, वरना दिस विल बी स्लाइटली ऑफ कलर यहाँ पे हो जाएगा, सो वी डोंट वांट दैट। इस समय यहाँ से मिटाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो आयरन सल्फेट से क्या होगा, आयरन सल्फेट रिएक्ट्स, आयरन सल्फेट इज हीटेड अप इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हर एक को हम यहाँ पे लिखेंगे। आयरन ऑक्साइड जब बन रहा है तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग द फेरस सल्फेट। अब ज्यादा हीटिंग होने की वजह से क्या होगा, आयरन विल बी आयरन +3 एंड ऑक्सीजन विल बी -2। तो जब ये क्रिस क्रॉस होंगे तो क्या होगा, Fe को जाएगा आयरन ऑक्सीजन का 2 और Fe का 3 जाएगा ऑक्सीजन को, यानी दिस वे इट विल फॉर्म Fe2O3। अब इसमें और दो कंपाउंड्स हैं, बेसिकली दो और गैसेस हैं। ये तो सॉलिड होगा, या जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट अगर लिखना है तो आयरन ऑक्साइड सॉलिड होगा, ठीक है। और इसके अलावा और एक चीज जो बनती है वहां पे है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है SO2। सल्फर डाई माने 2 ऑक्साइड, यानी 1 सल्फर एंड 2 ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैं नॉन मेटल्स, दोनों हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो एक और कंपाउंड बनता है यहां पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका नाम है SO3। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले हमारे पास आ गए। प्रोडक्ट के फॉर्मूले आने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। फेरस सल्फेट when heated gives ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide। sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो तरह के डिफरेंट गैसेस यहाँ पे निकलेंगे। तो अब इस वर्ड इक्वेशन को हम
फॉर्मली हम क्या करेंगे, इस वर्ड इक्वेशन को हम लिखेंगे सिंबल्स के साथ, फॉर्मूला यूनिट के साथ। Fe फेरस सल्फेट मतलब Fe2+ और SO4 2+। FeSO4 when heated gives ferric oxide means Fe+3 यूज किया है हमने यहाँ पे, Fe2O3, सॉरी हमने यूज नहीं किया, Fe+3 हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। it will have the charge of Fe+3 और Fe2O3 बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो सल्फर यहाँ पे है 1, यहाँ पे सल्फर हो गए 2, इधर का और इधर का सल्फर ऐसे जोड़कर हम देखेंगे तो सल्फर हो गए 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 + 2 + 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है। तो और एक चीज हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, आयरन रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आयरन सल्फेट को, यहाँ के आयरन सल्फेट को इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और क्या ये मेथड सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेथड बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके से आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे। ये जो फॉर्मूला यूनिट में जो ये 4 लगा हुआ है FeSO4 में ऑक्सीजन के साथ, ये इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको हम SO3 में जो O के साथ 3 लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको आयरन सल्फेट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हम देखेंगे आयरन सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट को हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके फॉर्मूला यूनिट को जस का तस रखना है, जैसे का तैसा, बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है उसको। और आयरन सल्फेट को बिल्कुल जैसे का वैसा रखना है। और आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसको भी बिल्कुल जैसे का वैसा रखना है, बिल्कुल इसको चेंज नहीं करना है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे का वैसा फॉर्मूला रखेंगे, आप फॉर्मूला यूनिट को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इसके नंबर्स के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। SO3 भी जैसे का वैसा। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे आयरन सल्फेट को एक मल्टीप्लायर यूज करना है, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर इज अलाउड। मल्टीप्लायर आप कोई भी ले सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से। और जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, आप ट्राई करते रहिए और बैलेंस करने की कोशिश करते रहिए इस तरीके से। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयरन Fe2, यहाँ पे 2Fe Fe2 यानी एक ही बात हो गई यहाँ पे। और 2 मल्टीप्लाइड है पूरे कंपाउंड को, तो 2 सल्फर, और यहाँ पे 2 सल्फर, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखते हैं 3 + 2 5, 5 + 3 8 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गई और हमारे आयरन की आयरन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन भी सेटिस्फाई हो गया और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर भी सेटिस्फाई हो गया। सो इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए पैनिक होकर बाकी के टॉपिक्स से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल होता है। जरा सा आप अगर ध्यान लगाकर फॉर्मूला यूनिट की प्रैक्टिस कर लें, सारे कंपाउंड्स की, जितने आपके रीडर में हैं, जितने आपके केमिस्ट्री पार्ट में हैं, उनकी सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और उसके ऊपर अगर थोड़ा सा आप कमांड हासिल कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, फॉर्मूला यूनिट अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है। अभी दूसरा, अच्छा, ये रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हमने देखा, इस रिएक्शन में एक और चीज हमको निकल के आती है। वो ये है कि आयरन सल्फेट को हमने हीट किया, हीट करने के बाद आयरन सल्फेट ने ये प्रोडक्ट्स दिया। आयरन सल्फेट को हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद ये प्रोडक्ट्स आए। तो heat was required for this reaction to go through, या heat is absorbed in this reaction so as to give out iron oxide और ferric oxide और sulfur dioxide, sulfur trioxide। तो इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि this is a type of exothermic, sorry, it is a type of एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये है कि सिंगल प्रोडक्ट से हमको यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल हुए। 3 different products we have obtained from a single product. So this is also an example of, this is also an example of decomposition रिएक्शन। क्योंकि हीट का यूज है यहां पे, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में हमने इतनी सारी चीजें देखें। तो अभी और हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, जो कि है हमारा बी में, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड टू गिव बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इक्वेशन की स्टेटमेंट, वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। बी, सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride to give barium sulfate and sodium chloride। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, बेरियम मेटल है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है। ठीक है। तो सोडियम कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, और बेरियम कंबाइन हो रहा है सल्फेट के साथ। तो हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, और इसके साथ हमको ये एक और चीज जाननी जरूरी है कि इस टाइप के रिएक्शंस में, या कोई भी टाइप के रिएक्शंस में, सबसे पहले हम उस एलिमेंट या उस आयन को लेंगे जो पॉजिटिव आयन है। पहले हम पॉजिटिव आयन को लेंगे, फिर नेगेटिव आयन को लेंगे। पहले पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन को लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक का सिंबल लिख लेते हैं। सोडियम Na, सल्फेट SO4, ध्यान से देखिए, प्लस Ba, बेरियम का Ba
क्लोरीन का Cl, फिर BaSO4 प्लस NaCl। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, चलिए एक एक से जो है ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम का चार्ज जो है हमको मालूम है, सोडियम का चार्ज है +1 और सल्फेट का चार्ज है -2। तो ऐसे में सल्फेट का 2 जाएगा सोडियम को और सोडियम का 1 जाएगा सल्फेट आयन को। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा Na2SO4, ठीक है। और बेरियम का चार्ज है +2, क्लोरीन का चार्ज है -1। तो बेरियम का चार्ज है +2, क्लोरीन का चार्ज है -1। तो बेरियम का 2 जाएगा क्लोरीन को और क्लोरीन का 1 जाएगा बेरियम को। तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, ये चार्जेस को उड़ा देंगे। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इनको बैलेंस करना है। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस Na, अच्छा तो BaCl2 बन गया यहाँ पे, Na2SO4 और BaCl2, ठीक है। ये इनके फॉर्मूला यूनिट्स हैं। इन फॉर्मूला यूनिट्स को आपने इंटैक्ट रखना। यू शुड नॉट डिस्टर्ब द फॉर्मूला यूनिट व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये किस टाइप का रिएक्शन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए आप, we will revisit this reaction after we try to balance this reaction। तो पहले आप ये देखिए कि रिएक्टेंट्स में सोडियम के कितने एटम हैं। रिएक्टेंट्स में सोडियम के एटम है 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, ठीक है। और ऐसा है तो अब इसको क्या करेंगे हम कि प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखेंगे हम कि 2Na हो गया, रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। बट यहां पे एक और चीज है, प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। और रिएक्टेंट में देखेंगे क्लोरीन कितना है, रिएक्टेंट में भी क्लोरीन, अरे वाह, रिएक्टेंट में क्लोरीन Cl2 है, यानी क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो गए। चलिए देखते हैं सल्फर रिएक्टेंट्स में कितना है, 1 सल्फर, प्रोडक्ट में 1 सल्फर, रिएक्टेंट में बेरियम 1, प्रोडक्ट में बेरियम का 1 एटम, सिंगल एटम। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा तो बेटे अब हम देखेंगे ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं गया है बट फिर भी हम लिखेंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको ये एक सॉल्यूशन करवाना नहीं, बल्कि इस सॉल्यूशन के साथ आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में परफेक्ट कराना था। तो इन रिएक्शंस के जरिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी टच कर सकें अगर, तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इस बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए सोडियम सल्फेट जब भी इस टाइप का रिएक्शन होगा तो दोनों एक्वियस सॉल्यूशन होंगे। एक्वियस मतलब वाटर सोल्यूबल, एक्वियस मतलब वाटर सोल्यूबल। अब हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। सोडियम क्लोराइड का तो आपको पता है कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो एक्वियस हम लिख देंगे। सोडियम सल्फेट, सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स होंगे दे विल बी सोल्यूबल इन वाटर, तो इसलिए उनको एक्वियस लग जाएगा। और बेरियम, क्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे सोल्यूबल इन वाटर होंगे, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बेरियम क्लोरीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं
वो सारे सोल्यूबल इन वाटर होंगे एक्सेप्ट सम। वो कौन कौन से होंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो बेरियम क्लोराइड जो है सोल्यूबल इन वाटर है। तो दोनों सोल्यूबल इन वाटर कंपाउंड्स जब कंबाइन होंगे, दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में डालकर मिक्स करके शेक करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? एक सोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा जो कि सोडियम क्लोराइड है, वाटर सोल्यूबल, यानी वो सोल्यूशन में सोल्यूबल रहेगा। और एक और सॉल्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट, जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में व्हाइट पीपीटी बनाएगा। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बनाएगा प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉलिड करके। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, बोथ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर एक्वियस सॉल्यूशंस। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन वाटर, जैसा कि हमें पता है, और बेरियम सल्फेट जो है वो व्हाइट पीपीटी बनाता है, जो कि बॉटम में रहेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे। और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम दो नाम देंगे। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब होने के बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शंस के अलावा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर क्लोरीन के वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो सॉल्युबल नहीं है। बेरियम क्लोराइड तो आपने बता दिया कि वाटर सॉल्युबल है, एक्वियस है उसकी स्टेट। तो क्लोरीन के वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है? ऑल कंपाउंड्स, लिख लीजिए आप लोग, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन आयन आर soluble in water, water universal solvent है। all compounds containing Cl minus ion are soluble in water except the compounds, except the mercury chloride HgCl2। HgCl2 क्योंकि मर्क्यूरी का 2 है चार्ज और Cl का 1 है, तो HgCl2। और लेड क्लोराइड PbCl2 और सिल्वर क्लोराइड AgCl2। सॉरी, AgCl2 नहीं होगा, सिल्वर का चार्ज है +1, तो Ag क्लोरीन का चार्ज है -1, सिल्वर का चार्ज है +1, तो सिर्फ AgCl होगा। तो ये तीनों कंपाउंड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और एक बात बताऊं आपको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and fluorine, these are called halogens, that is they form salts when they combine with metals, they form salts when they combine with metals, that's why they are called as halogens.
They form salts when they combine with metals. That's why they are called halogens. तो ये जितने भी halogens होंगे, ये सारों के all halogens form insoluble salts with lead, mercury, lead, silver. All halogens form insoluble salts with mercury, lead and silver. ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसको और ज्यादा हमने एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ए सी प्लस डी बी। व्हाट इट गिव्स, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो व्हाट इट गिव्स, ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी, दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, तो ये हमने सेकंड रिएक्शन देखा। अब थर्ड रिएक्शन की ओर जाते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारा कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। सी कॉपर प्लस ऑक्सीजन gives कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है, कॉपर का सिंबल लिखेंगे Cu, ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे O, और हमारा बनेगा CuO। बेटा कॉपर का जो चार्ज है, कॉपर जो है मेटल है, कॉपर मेटल है, मेटल जो है मोनो एटॉमिक आयोनिक फॉर्म में रहता है, मोनो एटॉमिक आयोनिक फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, इसकी एटॉमिसिटी 1 है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रहता है और इसकी एटॉमिसिटी 1 है, यानी इसके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 1 एटम। जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है गैस, और गैस है, ये रहेगी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में। ठीक है, गैस है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगी। तो इसको हम अगर O लिखेंगे तो ये गलत होगा, इट विल बी एक्सट्रीमली रॉन्ग इफ वी पुट इट एज O, rather we have to write O2. ओके, सो हम कॉपर को फिर एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्यों ऐसा कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, तो अब जब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर हम रिएक्शन में देखेंगे कॉपर रिएक्टेंट्स में 1 एटम, प्रोडक्ट में 1 एटम, कॉपर सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स, प्रोडक्ट में 1 एटम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर का चार्ज है +2, ऑक्सीजन का चार्ज है -2, सो व्हेन दे विल कंबाइन देयर positive and negative charges will neutralize and finally what they will form is CuO। दोनों को 2 लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, CuO will be the formula unit for copper oxide। अच्छा, ये हो गया। और एक यहां पे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, सिंपल सी चीज है, हमको यहां पे एक मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स होने चाहिए। तो सेफ बेट क्या है कि हम यहाँ पे एक मल्टीप्लायर यूज करेंगे 2CuO। ठीक है, और दूसरी चीज,
कॉपर, अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में कॉपर के 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स थे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट कॉपर यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, तो कॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट वी गेट इज 2 copper atoms in the reactants, 2 copper atoms in the products, 2 oxygen atoms in the reactants, 2 oxygen atoms in the products. So finally the equation is balanced. तो क्या आप लोगों को याद आया ये किस टाइप का रिएक्शन है? मैं फिर एक बार यहां पर आपको लिख कर देता हूं, Cu plus O2 gives CuO। हम बैलेंस करेंगे इसको इस तरीके से, हमने बैलेंस कर लिया इक्वेशन को। तो क्या आपको इस रिएक्शन का टाइप याद आया? अगर याद आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं 2 सेकंड्स के लिए मैं रुकता हूं। उम्मीद करता हूं आपने कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन का टाइप आपने लिखा होगा। एक्चुअली 2 यहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं, 2 टाइप के रिएक्शंस यहां पे हो रहे हैं। एक है हमारा ब्राउन कॉपर और ये है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे 2 टाइप के रिएक्शंस एक्चुअल में हो रहे हैं। एक है ब्राउन कॉपर reacts with oxygen to give copper oxide, that is it is a form of, देखिए 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा एक और टाइप का रिएक्शन यहां पे हो रहा है जिसका नाम है कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ये हमारा बना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जब हमने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखा तो हमको यहां पे पता चला कि एक रिएक्शन में 2 टाइप भी हो सकते हैं। और क्योंकि इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको हीट की जरूरत थी, तो ये रिएक्शन भी क्या हुआ, एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़े यहां पे। क्वेश्चन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों को एक्सप्लिसिटली यहां पे मेंशन किया गया है कि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट को हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रिएक्शन को अब हम इसके रिएक्टेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे। H प्लस Cl गिव्स HCl। इस रिएक्शन में कोई गलती, कोई गड़बड़ अगर है तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक 5 सेकंड्स के लिए मैं रुकता हूं। इस रिएक्शन में
इस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई मिस्टेक है या इसकी बैलेंसिंग में या इसके फॉर्मूले में कोई मिस्टेक है अगर, तो आप लोग बताइए। मैं 2-5 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हाँ तो भाई हाइड्रोजन, ठीक है, आप लोगों ने लिखा, चलिए ठीक है। तो भाई बात यह है कि हाइड्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है। डाई मीन्स टू, तो इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, और क्लोरीन के भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो H2 plus Cl2 gives HCl। तो ये रिएक्शन को जब हम इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, और प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एक एटम है। तो यहाँ पे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको यहाँ पे हाफ ऐसे लगाकर, हाफ का मल्टीप्लायर ऐसे लेकर इस रिएक्शन को लिखकर छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा, इस तरीके से नहीं होता है। वी कांट डू इट लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, हम HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2HCl। अब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 एटम्स, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 2 एटम्स, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन 2 एटम्स और प्रोडक्ट्स में क्लोरीन 2 एटम्स। इस तरीके से हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा D1 का आंसर। और ई की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल ई में पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं ई में क्या है कि पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। पोटाशियम प्लस वाटर गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैं ये बताता चलूं आपको कि पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमोंग द मेटल्स इन द सीरीज दैट इज इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो potassium is the most reactive metal in these metals, alkali metals. So we can see that potassium, when it reacts with water, it forms potassium hydroxide. Generally water के साथ कोई भी metal react करता है तो it should form oxide, and then it will liberate hydrogen gas. Other metals which are less reactive, they will form their oxide and hydrogen gas will be liberated. But potassium is a highly reactive metal. So when it reacts with normal water, it reacts very vigorously to form potassium oxide, which dissolves in the water to form
dissolves in water further to form potassium hydroxide and liberates hydrogen gas. So इस रिएक्शन को अब हम कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन को अब हम कैसे लिखेंगे? पोटाशियम का सिंबल है K, वाटर का सिंबल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, पोटाशियम पर चार्ज है +1, तो क्या होगा? KOH प्लस H2। सर फिर से ये क्या हो गया? पोटाशियम का चार्ज है +1 और OH का चार्ज है -1, तो दोनों ये प्लस ये माइनस दोनों कंबाइन होंगे और बिल्कुल आराम से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब जब ये गैसियस फॉर्म में लिबरेट होगा हाइड्रोजन, तो इट विल बी अगेन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब ये लिबरेट होगा गैसियस फॉर्म में, तो ये बनाएगा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो KOH plus H2, that will be a diatomic molecule. Finally what we get here is अब फिर से हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 1 + 2 दैट इज 3। तो ये तो बैलेंस नहीं हो रही है इक्वेशन, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं वो यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा काम हम ये कर सकते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हाइड्रोजन को, और अब यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे 2 मल्टीप्लायर यूज किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सामने हम 2 का मल्टीप्लायर यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हो गए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 हो गए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। पोटाशियम जो है यहाँ पे 2 हो गए, पोटाशियम को यहाँ पे हम इधर मल्टीप्लायर यूज करेंगे 2। तो रिएक्टेंट्स में पोटाशियम 2, प्रोडक्ट में पोटाशियम 2, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 + 2 4। तो ये हमारी बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। अब ये जो हमने इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन, इस रिएक्शन को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक ये रिएक्शन है लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, एक दूसरा है ये कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन because from water hydrogen has been displaced by potassium. Hydrogen has been displaced by potassium. So this is also an example of displacement reaction. तो ये हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाला जो एक ब्रीफ 1 शॉट वीडियो था, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को
पूरा एंड तक देखेंगे। और प्लीज बेटा इसको लाइक किए बगैर मत जाना। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, बहुत थका हुआ था आज, फिर भी मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। 15-20 दिन बचे हुए हैं हमारे बच्चों के एग्जाम्स के लिए, तो वाई नॉट मेक वन शॉट वीडियो रिगार्डिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग आपको सिखाई है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इनोवेट एजुकेशन। एंड ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। गुड बाय फॉर नाउ।